कैसे से बेटा आज अपने गुड सेल्स एक्ट जो स्टार्ट किया था उसकी क्लास नंबर 2 हमारी है। तो बेसिकली हमने ये डिस्कस कर लिया था, लेकिन अब डिटेल में पढ़ रहे हैं इसको। डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, मतलब सेल में और एग्रीमेंट टू सेल में क्या डिफरेंस है। तो बेटा मैंने कहा था एग्रीमेंट टू सेल का मतलब है कि आप सेल करने के लिए फ्यूचर में क्या कर रहे हो, आज एग्रीमेंट कर रहे हो। तो आज आपने एग्रीमेंट ही किया है लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की, टर्म्स एंड कंडीशन ही डिसाइड की है। बट सेल के अंदर क्या हो चुका है, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। हो सकता है पेमेंट दे दी और हो सकता है पेमेंट आप बाद में दो, मतलब क्रेडिट बेसिस पे परचेज किया हो। समझ आ गई मेरी बात। तो इसमें डिफरेंस दे रखे, देखो बेटा नंबर 1 नेचर, ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है क्योंकि इसमें उसने ओनरशिप क्या कर दी, ट्रांसफर कर दी, उसने पैसे दे दिए। हो सकता है वो पैसे उसको बाद में दे, वो एक अलग मैटर है, बट कॉन्ट्रैक्ट क्या हो चुका है, परफॉर्म्ड हो चुका है। ठीक है, ये क्या होता है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन सेल्स, द ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली, बिल्कुल सही है ये बात। इसमें क्या होती है, फ्यूचर में होती है। ठीक है, इसके बाद है जो प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे सेल हुई, क्या हुई बेटा, सेल हुई, तो आपको उसके ऊपर क्या मिल जाएगा, राइट इन रैम लिखा हुआ है। राइट इन रैम क्या है, लेटिन वर्ड है, क्या बेटा, इसका मतलब होता है कि आपको उस वस्तु के अगेंस्ट आपकी है, पूरे संसार के विरुद्ध आपको राइट मिल गया, कोई उसको पड़ा नहीं कह सकता। ये मैंने परचेज कर ली, ठीक है, 10,000 रुपए की। अब कंपनी वाला 2 दिन में आता है कि ये लो आपके 10,000 रुपए और आप ये मोबाइल वापस दे दो, हमारा है। मैं क्या नहीं देता, बोलो कह सकता हूँ यस। कहता ये कमाल होगी, आपने 2 दिन पहले तो लिया है हमसे, ये तो हमारा है, हम आप वापस कर दो। बेटा जब तुम्हारा था तब इस पे आपका राइट था, आपको पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट राइट था कि इसको कोई हानि पहुंचाता है या आपसे लेता है तो आप उस पर क्या कर सकते हो, केस कर सकते हो। लेकिन अब ये मेरे कंट्रोल में है, तो राइट इन रैम बोलते हैं इसको, मतलब मेरे को राइट मिल गया सभी के अगेंस्ट। इस एसेट्स को प्रोटेक्ट करने का मेरे को सभी के अगेंस्ट क्या है, राइट है। मेरी बात समझ में आएगी नहीं आएगी। तो कोई भी इसके विरुद्ध कोई एक्शन लेता है तो मैं उस व्यक्ति के अगेंस्ट क्या ले सकता हूं, एक्शन ले सकता हूं, क्योंकि मेरे को उस पर क्या मिल सकती है, ओनरशिप मिल सकती है। तो इसको बोलते हैं लेटिन वर्ड लिखा है राइट इन रैम, मतलब मेरे को सभी के विरुद्ध क्या मिल गया, राइट मिल गया, मेरी एसेट्स को मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूं क्योंकि मैंने उसको क्या किया, परचेज किया, मैं उसका क्या हूं, ओनर हूं। बात समझ आ गई। The sales imply a contact plus conveyance of the property. Therefore, the buyer get a right in rent. He can enjoy the goods against the whole world. ये बता रहा था मैं, पूरे संसार के विरुद्ध उसको क्या मिल गया, अधिकार मिल गया कि कोई भी मोदी जी भी आके कहे ना कि मेरे को चाहिए, तो अभी आप मना कर सकते हो। सर वो प्राइम मिनिस्टर है, हाँ एज पर लो मैं उसका मालिक हूं, मैं किसी को मना कर सकता हूं, मैं सेल नहीं करता। मेरे को पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट क्या है, उसके विरुद्ध मेरी एसेट्स है, मेरी आइटम मैंने परचेज किया, मैं उसका ओनर हूं। ठीक है जी, ये है कि आपने प्रॉपर्टी जो कर दी वो ट्रांसफर कर दी, कन्वेंस का ना यहाँ ट्रांसफर करना हो गया एक तरीके से। इन एग्रीमेंट टू सेल देयर इज नो कन्वेंस ऑफ द प्रॉपर्टी। कहता यहाँ पर ओनरशिप क्या हुई है, प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप बताया था, क्या बताया था प्रॉपर्टी का मतलब, प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ ओनरशिप है, यहाँ पे आपने ओनरशिप की कन्वीनियंस नहीं हुई, मतलब उनकी ट्रांसफर नहीं हुई है। तो इसमें वो कहता है भाई साहब मैं आपको गुड्स नहीं दे पाऊंगा। ऐसे कैसे नहीं दे पाएगा, कहता नहीं दे पाऊंगा, कहता मेरे को अधिकार है, कहता क्या गुड्स लेने का ना, क्लेम ले सकता है। तो मैंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया ना, तो क्या ले सकता हूँ, ध्यान रखना। इट गिव्स बायर द राइट अगेंस्ट द सेलर ओनली। उसमें वो कहता मेरे पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट मेरे को अधिकार है, मैं सब पूरे संसार पे, अरे संसार भाई उसके अगेंस्ट है सिर्फ ओनली, किसके अगेंस्ट है भाई, वो पूरा नहीं कर रहा तो आप उस सेलर के ऊपर क्या ले सकते हो, एक्शन, क्योंकि आपकी एसेट्स उससे लेनी है, आपने उससे एग्रीमेंट किया था गुड्स का, बट वहां तो गुड्स आपका है, आपका होने के बाद अगर उसको कोई नुकसान पहुंचाता है तो आपको पूरे होल वर्ल्ड के अगेंस्ट क्या है, राइट है, आप उस पर एक्शन ले सकते हो। लेकिन वहां तो सेलर गुड्स नहीं दे रहे, तो राइट सिर्फ किसके ऊपर है, सेलर के ऊपर। बोल बात समझ आई नहीं। नेक्स्ट टाइप ऑफ गुड्स ये बता देता, सेल हमेशा जो एट प्रेजेंट आज अवेलेबल है उसी की हो सकती है, स्पेसिफिक और एग्जिस्टिंग की। और लेकिन एग्रीमेंट टू सेल बेटा क्या कहता है, फ्यूचर के जो गुड्स है, जो कंटीजेंट है, ठीक है, उनकी होती है। ठीक है, रिस्क ऑफ लॉस, देखो सेल के अंदर सेल होते ही तुरंत ओनरशिप क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। जैसे उसने गुड्स खरीदे ओनर्स बन गया वो, उसके बाद वो गुड्स घर ले जा रहा था, या घर ले जाने के बाद वो डिस्ट्रॉय हो गए, या चोरी हो गए, या किसी भी तरीके से खराब हो गए, तो बताओ रिस्क किसकी है, बायर की। बट अभी एग्रीमेंट टू सेल किया था, ठीक है जी, और सेल हुई नहीं है,
और उससे पहले ही गुड्स क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, तो फिर लॉस किसका है, सेलर का, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर अभी कोई डाउट है किसी को? अब कहता है ये तो लॉस की बात थी, ठीक, अब है राइट की बात। कहता सुनो, इन सेल इफ सेलर इज अनपेड सेलर, अनपेड सेलर का मतलब होता है जिसने गुड्स दे दिए हैं और अभी उसको पेमेंट नहीं मिली है। ये वर्ड बहुत बार आएगा इसलिए ध्यान से सुन लो। अनपेड सेलर का मतलब क्या है, जिसको अपने गुड्स की पेमेंट नहीं मिली है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनपेड सेलर। समझा कि मेरी बात? चलिए, इन सेल इफ सेलर इज अनपेड सेलर ही कैन sue द बायर फॉर द प्राइस। बोलो सही है? अगर अनपेड सेलर है तो अपने प्राइस रिसीव करने के लिए सेलर के ऊपर क्या कर सकता है, शू कर सकता है, केस कर सकता है, ठीक है। इफ गुड्स आर इन हिज पोजीशन, ठीक, ठीक है, ही कैन आल्सो एक्सरसाइज हिज राइट अगेंस्ट, कई जगह ना स्पेस रह जाता है तो ध्यान से पढ़ लेना, राइट लिखा है फिर क्या है, अगेंस्ट द गुड्स। उसके अलावा उसके पास एक राइट और होता है, जैसे मान लीजिए वो अभी सेल कर दिया, उसने क्या कर दिया, अभी पैसे लेने बाकी थे, लेकिन हमने सेल भी कर दिया सब कुछ, वो व्यक्ति जिसको हमने सेल किया था ना, वो अभी हमारे गोडाउन से या हमारी शॉप से गुड्स लेके नहीं गया। क्या नहीं लेके गया? कई बार होता है ना, ले लिया, कहते भाई साहब मैं आपसे भी लूंगा, नॉर्मल एग्जांपल दिया आपके लिए, और प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है, ले ली, फाइनल हो गया सब कुछ, कहता भाई साहब डिलीवरी धनतेरस वाले दिन लेंगे हम, सब कुछ फाइनल हो चुका, ले लिया, लेकिन डिलीवरी तब लेंगे। समझ रहे मेरी बात को? मतलब अभी गुड्स किसके पास पड़ा है, सेल हो गया भाई साहब, क्या हो गया, लेकिन पड़ा किसके पास है, सेलर। तो सेल उसके पास पड़ा है और उसने उससे क्या लेने हैं, पैसे। मेरी बात ध्यान से सुनना, उसने सेल कर दिया, कर दिया। अब आप ये मत समझ लेना कि सेल तभी होता है जब पैसे देते हैं, उधार सेल भी तो होता है। समझाए मेरी बात? सेल कर दिया, लेकिन गुड्स अभी किसके पोजीशन में था, सेलर के, तो सेलर ने उस पर अलाइन कर सकता, लाइन का मतलब उसको कब्जे में, ग्रहण अधिकार बोलते हैं हिंदी में, तो आपको समझ में नहीं आएगा, लाइन का मतलब उस पर पोजिशन ले सकता है, अपना कंट्रोल में ले सकता है उसको। वो आया, कहता भाई साहब गुड्स, उसको पता लगा, 3-4 व्यक्तियों ने बता दिया कि भाई साहब इसको उधार मत देना, कहता मैं तो बेच दिए, कहता भाई बेच दिए तो दिक्कत आएगी, कहता एक बात है, गुड्स तो अभी मेरे पास ही पड़े हैं, तो क्या ऐसे कर गुड्स मत दे तू उसको, उसको क्या पैसे ले जा और गुड्स, क्या मैंने खरीद दिया, तो कहते मैंने कब मना किया, तो ले जा, लेकिन तू मेरे को क्या दे, पहले पैसे दे। तो अनपेड सेलर को ऐसा कोई पता लग जाता है कि बायर बहुत ज्यादा ईमानदार है, दिक्कत आएगी, तो गुड्स बाल है उसके पास ही पड़े, तो उस पर क्या कर सकता है, लाइन कर सकता है, लाइन का मतलब उसको अपने कब्जे में रख सकता है। बोलो बात समझे? वो अपने पोजीशन में ले सकता है, समझ आ गया? उसके पास ही पड़े थे, अपने पोजीशन में ले लिए। पहले लिखा है, कई जने इसको लीन बोलते हैं, लीन बोलो, प्रोनाउंसिएशन है भैया, सीधी सी बात। समझ आ गई मेरी बात? लीन का मतलब अपने पास लेके रख सकता है, ठीक है। और स्टॉपेज ऑफ गुड्स ऑन ट्रांजिट, मान लीजिए उसने गुड्स गाड़ी के अंदर लोड कर दिए थे, ट्रक के अंदर, ठीक है, और गुड्स अभी क्या थे, रास्ते में थे, उससे पहले ही मान लीजिए उसको पता लग गया कि भाई ये पार्टी गलत है, या इसकी पेमेंट नहीं आएगी, या ये पार्टी फ्रॉड कर रही है, किसी से खबर मिल गई उसको, तो उस गाड़ी को रास्ते में रुकवा सकता है। क्या कर सकता है? अब ये पॉइंट, ये स्टॉपेज ऑफ गुड्स ऑन ट्रांजिट, रास्ते में गुड्स को रोक सकता है। तो रास्ते में रोक के क्या करेगा, उसको वापस बुला के उस पर लाइन कर लेगा, वापस बुला लेगा और अपने कंट्रोल में ले लेगा, उस पर अपना अधिकार कर लेगा, लाइन कर लेगा। समझ आ गई? थर्ड पॉइंट क्या है इसके पास, रीसेल द गुड्स। अब मान लीजिए वो पेमेंट नहीं दे रहा और उसके पास पड़े वो गुड्स, वो एक सिंपल टाइम में वेट करेगा, उसको कहेगा भाई साहब 2 दिन के अंदर पेमेंट दे के गुड्स ले जाते हो, ठीक है, नहीं तो भैया मैं बेच दूंगा इसको, तो वो क्या कर सकता है, रीसेल कर। मतलब कुल मिला के सेलर को कितने राइट होते हैं, 3, लाइन कर सकता है, स्टॉपेज करवा सकता है और रीसेल कर सकता है। कोई डाउट है किसी को? चलिए, इसमें ओनरशिप अभी ट्रांसफर हुई नहीं है, किसमें, एग्रीमेंट टू सेल में। तो इस केस में, इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, इफ द बायर मेक द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर बायर ने ही मना कर दिया, बायर ने ही कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दिया, तोड़ दिया, तो इस केस के अंदर द सेलर कैन sue द बायर, सेलर बायर पे क्या कर सकता है, केस कर सकता है फॉर डैमेज, डैमेज ले लेगा, नुकसान की भरपाई। मान लीजिए रेट कम हो गया था या जो भी XYZ था, इवन दो द गुड्स आर इन हिज पोजेशन, और गुड्स उसके क्या होते हैं, पोजेशन। सर गुड्स तो उसके पास ही पड़े थे, हाँ, तो एग्रीमेंट टू सेल में गुड्स उसी के पास पड़े थे, लेकिन वो बाद में कहता भाई साहब तेरे पास कुछ पड़े, कहता हाँ, कहता बस तेरे पास ही रखना। समझा क्या? मैं नहीं लूंगा, के कारण
कार्ड कुछ भी हो सकता है, रेट डाउन आ गया हो सकता है कुछ भी हो। वो कहता भाई साहब मेरे पास 10 कस्टमर आए थे, मैंने सबको मना कर दिया कि भाई ये सेल हुए हैं, एग्रीमेंट हुआ हुआ मेरे इनके साथ, और अब तू मना कर रहा है, मेरे को तो नुकसान हो गया, मेरे तो 1 महीने गोडाउन में रह गया, मेरा रेंट लग गया, XYZ, समझ लो। तो कहता भाई ऐसे कर, फिर कोई बात नहीं, जो नुकसान हुआ मैं से ले ले। असली व्यक्ति जो होगा ना बिजनेसमैन, वो ये बात बोलेगा। झगड़ालू होगा वो कहेगा फिर मैं क्या करूं, अब तो क्या हो गया, तो फिर होता ही है। तो मैंने कौन से तेरे गुड्स लिए थे? मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ? मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मैं तो रोज भुगतता हूँ ना इन चीजों को। मेरी बात समझ रहे हो क्या? अरे समझ रहे हो क्या? हाँ। तो फिर वो कहता कोई बात नहीं, मैं आप पे शू करूंगा, केस करूंगा, और क्या ले सकता है, डैमेज। ये राइट किसके पड़े हमने? अब किसके राइट? डिफरेंस करना है। सेल में बायर का क्या राइट है, और एग्रीमेंट टू सेल में बायर का क्या राइट है। इन ए सेल इफ द सेलर मेक्स ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अब कहता कॉन्ट्रैक्ट किसने तोड़ा? नहीं, राइट टू एग्रीमेंट किया गुड्स बेचने का, हाँ एग्रीमेंट टू सेल में बताया बेटा। इसमें पूछ रहे हो आप? किसमें बता रहे हो आप? कौन सा पॉइंट बता रहे हो, पहले बताओ। 6 नंबर राइट ऑफ सेलर, ठीक है, इसमें ये पॉइंट कह रहे हो? हाँ बताओ क्या डाउट है इसमें? किसने भेज रीसेल कर दिया? हाँ तो वो रीसेल कैसे करेगा, ये कह रहे हो तो। हाँ उसने पैसे नहीं दिए, फिर उसने बेच कैसे दिया? उधार नहीं बिकता बेटा। तो फिर वो सामान तो उसके पास ही पड़ा, फिर वो तो अग्रीमेंट टू सेल ही हो ना गया। ना ना ना, ये गलत इंटरप्रिटेशन है आपकी। आप ये मत समझना कि आपने पैसे नहीं दिए और गुड्स नहीं लेके गए तब तक सेल नहीं हुआ, ये गली मोहल्ले की दुकानों में होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता। नहीं सही है, इनका सोचना सही है भाई, जितना डील करते उतना ही नॉलेज होती है, गलत बात नहीं कर। तो आपका मतलब कि ना तो वो पैसे दे के गया ना वो गुड्स लेके गया, तो अपने ये मानते हैं सेल ही नहीं हुआ, ये गलत है। सुनो मैं बात ही हुई ना, फिर वो तो एग्रीमेंट ही हो गया। नहीं बेटा एग्रीमेंट नहीं हुआ, सुनो मेरी बात तो सुनो। एग्रीमेंट और सेल में मैं डिफरेंस कर देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो मैं इन्वर्टर की बैटरी लेके आया, ध्यान से सुनना, ठीक है? नहीं, जो इन्वर्टर वाला पर्सन है वो मेरे को अच्छे से जानता है, ठीक है, उसका अकाउंट GST का काम मेरे पास है, ठीक है। तो मैंने बोला भाई साहब बैटरी, कहते दिनेश जी ले जाओ। मैं रेट, कहते कोई बात नहीं। मैं नहीं भाई पहले मेरे को रेट बता, मेरे को पता है मेरे को मेरी फीस मांगनी होगी, तो सीधी सी बात है। तो उसने बोला कि 11,500 रुपये की है XID की, ठीक है, ठीक है। मैं हमेशा ट्राई करता हूँ, क्वालिटी सेम चाहिए मेरे को, मैंने पता क्या यही रेट था। मैंने कहा ये पुरानी 2 बैटरी ले जा, कहता हाँ बिकती है, आपको पता है कॉपर होता है, जिसको कहता जी 5,000 रुपये की है, ठीक है। कहता जी 16,000 रुपये हो गए। मैं ठीक है, मैं डन। मैं तू बैटरी निकाल दे, 16,000 रुपये दे दूंगा, तू रख दे, मैं लड़का भेज दूंगा ले जाएगा। ये सेल हो चुका बेटा, डन हो चुका, रेट फाइनल हो चुका, मैंने गुड्स ले ली। अब मैं 10 दिन तक लड़का नहीं भेज रहा ना, तो मैंने अभी एग्रीमेंट टू सेल नहीं किया, मैंने ले चुका, उसने रख दिया कि भाई साहब अवेलेबल है, आप आ जाओ और ले जाओ। ये इसने सेल कर दी मेरे को। इसको आप प्लीज एग्रीमेंट टू सेल ना माने। एग्रीमेंट सेल तब होता है, वो कहता है कि 1 महीने बाद दिनेश जी कंपनी से आपका नाम लेके बनवा के और ऑर्डर पे आपको ला के दूंगा फ्यूचर में। अभी अवेलेबल नहीं है, एक नई बैटरी आई है बहुत बढ़िया है, आपको वो मंगवा के दूंगा। मैं चलो ठीक है, कब देगा? कहता नेक्स्ट मंथ लॉन्च होगी, नेक्स्ट मंथ लेना आप। मैं चलो ये ले पैसे 1,000 रुपये और मेरे क्या कर ले, बुक कर ले। अब क्या हुआ हमारा एग्रीमेंट सेल कर, ठीक है। तो आप कभी भी जनरल इंटरप्रिटेशन मतलब ये मत निकालना कि अगर गुड्स वहीं पड़े हैं या पैसे नहीं दिए तो सेल नहीं हुआ। सेल मतलब क्या, एग्जिस्टिंग गुड्स को क्या कर दिया, सेल कर दिया, लेकिन अभी वो डिलीवरी नहीं लेके गया, वो होता डिलीवरी देना। अभी डिलीवरी नहीं हुई है, सेल हो गया लेकिन डिलीवरी नहीं हुई, ठीक है जी, क्लियर बेटा? चलिए, एग्रीमेंट टू सेल मतलब फ्यूचर के लिए हो रहा है बेटा जी। राइट ऑफ बायर किसके बेटा? बायर। इन ए सेल इफ द सेलर मेक ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अब भाई राइट किसको देना है? बायर को। तो ब्रीच कौन कर रहा है? और उसको राइट देना तो समझ जाते हो,
मेक ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द बायर कैन sue फॉर डैमेज। तो बायर क्या कर सकता है? डैमेज के लिए केस कर सकता है। इफ द सेलर रीसेल द गुड्स, द बायर कैन इवन sue द थर्ड पार्टी फॉर रिकवरी ऑफ द गुड्स। देखो कितनी बड़ी बात बोल गया। मैंने कार परचेज की, मेरे नाम होगी भाई साहब, लेकिन मैंने अभी तक वहीं पड़ी है शोरूम में। मैंने कहा नहीं, धनतेरस। मेरी बात समझ रहे हो? कोई और व्यक्ति आया, कहता क्रेटा है अवेलेबल, कहता नहीं, कहीं खड़ी है ना, कहता भाई साहब ये तो सेल हुई है, वो डिलीवरी देनी है इसकी। कितने ये 15 लाख, तो 18 लाख दूंगा। ब्लैक में नई मॉडल आता है, आपको पता बिकता है। आपके विपुल मोटर आएगा अबोहर में, हनुमानगढ़ रोड पे, ये काम आई बात समझ में? जाता हूं, आई बात समझ में? नहीं आई? आई बात समझे? तो वो सोचा कि यार धनतेरस है और 3 लाख बन रहे हैं, माँ लक्ष्मी खुद मेरे निवास पे आई है, सेल कर दी उसने। क्या कर दी? बताओ गलत किया सही किया? मतलब उसको रीसेल कर दिया। अब मेरी बात सुनो, हमने सेल कर दिया था, ओनर देखा जाए तो कौन था? वो व्यक्ति, वो जो सेलर था उस पर तो एक्शन लेगा ही लेगा। इवन अपनी गुड्स की क्या ले सकता है? रिकवरी भी ले सकता है। बोलो बात समझ आएगी नहीं? उसकी उससे भी रिकवरी ले सकता है। अब आप आपको कोई सर बात सुनो, वो तो पैसे दे के लेके गया। अरे बेटा जी, उसने डिलीवरी किससे ली है? रियल ओनर से थोड़ा ली है। ओनर तो वो बन चुका था, वो तो उसके पास पोजीशन में थी। ओनर कौन था? मेरी बात समझ रहे या नहीं समझ रहे? तो प्लीज आप यहां पर अपना सेंस थोड़ा सा कम लगाना कि वो तो पैसे दे के लेके आया, ये तो गलत है यार, कमाल का। तो ओनर, चलो वो पैसे लेके गया, लेकिन उसको क्या रेमेडी मिले बेचारे को, जिसने बुक करा रखी, पैसे दे रखे, सेल कर परचेज कर रखी है? बताओ, मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो याद रखना, अगर वो थर्ड पार्टी को भी सेल कर देता है, क्या कर देता है, तो भाई साहब वो उससे भी गुड्स वापस रिकवर कर सकता है। तो सर थर्ड पार्टी को नुकसान हुआ, वो सेलर से मांगे। किसे मांगे? सर थर्ड पार्टी को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? थर्ड पार्टी को कोई भी गुड्स खरीदते समय पहले ध्यान से सुनना चाहिए कि ये जो बेच रहा है इसके पास ओनरशिप है या नहीं। समझाई मेरी बात? बट एग्रीमेंट तो सेल में वो कर सकता है। एग्रीमेंट सेल में ओनरशिप ट्रांसफर अभी नहीं हुई है, तो ओनर कौन है? सेलर ही है। उसने बेच दिया, वो कहता तो एग्रीमेंट तो तूने मेरे साथ किया था। कहता ऐसे एग्रीमेंट तो रोज करता हूं मैं। एग्रीमेंट तो टूट जाता है। अरे बोलो, वादा तो टूट जाता है। एग्रीमेंट क्या? वादा ही है, प्रोमिस, वादा। बोलो बेटा, समझ रहे मेरी बात को? फिर कहते बस डैमेज ले सकता है, और क्या ले सकता है? देख लो लिखा, डैमेज ले सकता है, गुड्स नहीं ले सकता, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई थी। देर समझ आएगी नहीं? क्या सोचने लग गया था बेटा? कुछ और सोचने लग गया था? हाँ बेटा, इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर, ये इंपॉर्टेंट है, ढंग से पढ़ना। मान लीजिए गुड्स जो थे वो सेल हो गए भाई, क्या हो गए? और गुड्स अभी किसके पास पड़े हैं? सेलर के पास पड़े हैं। और इधर से पता लगा कि बायर जो है वो दिवालिया हो गया है। क्या हो चुका है? इंसॉल्वेंसी को दिवालिया बोलते हैं। उसका दिवाला निकल चुका है, मतलब उसकी लायबिलिटी जो है उसकी एसेट से क्या होगी? ज्यादा हो चुकी है। अब सेलर चाहता है कि मैं गुड्स ना बेचूं उसको, क्योंकि मेरी पेमेंट अभी बाकी है, और वो क्या हो चुका है? इंसॉल्वेंट, तो मेरी पेमेंट तो आएगी नहीं। बताओ गुड्स को रोक सकता है? नहीं रोक सकता। सर जी कैसे कैसे पॉइंट आ रहे हैं? बेटा दिमाग में एक ही टेस्ट रखो, ओनरशिप किसकी है? बायर की। बिक चुका है, सेल हो चुका है। क्या हो चुका है? सेल हो चुका है। तो बताओ ओनर कौन है? बेटा गुड्स कहां पड़ा है डजेंट मैटर, ओनरशिप किसकी है। समझ रहे या नहीं समझ रहे? रेलवे की एसेट्स कहां कहां पड़ी है, तो ओनर कौन है? रेलवे है। पूरे इंडिया में पड़ी है इसकी एसेट्स, तो प्लेटफॉर्मों पे कितने चीजें पड़ी होती, इसका ओनर कौन है? रेलवे है। समझ रहे मेरी बात को? तो इस केस में वो कहता जी मैं गुड्स नहीं दूंगा। कहता क्यों? कहता जी मेरी पेमेंट दिलाओ फिर दूंगा। अब आपको प्रैक्टिकली तो बात सही लगती होगी,
भाई उसने पैसे नहीं दिए, ये क्यों उसको। बेटा अब आ जाओ लॉ में, कानून में। कानून में ये कि ओनर कौन है बताओ? बायर है ना। तो बायर जो है, चलो वो तो इंसॉल्वेंट हो गया, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट होता है तो मैंने आपको कई बार बता दिया कि कोर्ट जो है वो कौन अपॉइंट करता है? ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी। सर वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो व्यक्ति इंसॉल्वेंट हुआ है वो ढंग से काम नहीं करेगा। वो सोचेगा कि लोगों को ना दूं, सारे पैसे इधर उधर करके कह दूं है ही नहीं मेरे पास। तो कई लोग करते नहीं, पैसे पहले सेट करते फिर कहते तो मेरे पास है ही नहीं। फिर 2 महीने बाद आता है फॉर्चूनर में, तो पैसे इकट्ठे किए हुए ना पुराने। होता है नहीं होता? तो मेरी बात समझ रहे हो बात को? तो इसमें यह कहता है कि जो व्यक्ति इंसॉल्वेंट होगा, अगर उसका ऑफिशियल ऑफिशियल कोर्ट ने अपॉइंट किया या असाइनी अपॉइंट किया, तो वो उस गुड्स को सेलर से ले सकता है। बोलो बात समझ आएगी? देखो जो व्यक्ति इंसॉल्वेंट होता है ना, तो इंसॉल्वेंट कौन डिक्लेयर करता है? गली मोहल्ले वाले। गली मोहल्ले वाले तो रोज कहते खा गया। इंसॉल्वेंट कौन डिक्लेयर करता है लीगली? कोर्ट। जब कोर्ट किसी व्यक्ति को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करता है तो अपना एक ऑफिशियल रिसीवर जो व्यक्ति अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है वो, ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी बोलते हैं, वो जाएगा। वो क्या करेगा? जिस व्यक्ति को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करना है उसकी सारी एसेट्स की क्या बनाएगा? लिस्ट बनाएगा। फिर उस एसेट्स को क्या करेगा? सेल करेगा। फिर वो पैसे आए ना, तो उस व्यक्ति ने जिन जिन को पैसे देने थे उनको क्या करेगा? पेमेंट देगा। ठीक है। और फिर कहेंगे भाई कोर्ट इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देगा। इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने के बाद उस व्यक्ति से आप पैसा नहीं मांग सकते। ये बात बताई थी मैंने आपको। अब जो ऑफिशियल रिसीवर आया वो कहता है इसकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, तो वो कार भी नजर आई। वो कहता है ये कार मंगाओ, इसकी है। वो कहता मैं देता नहीं। क्यों? कहता मेरे को पैसे नहीं मिले। बोलो वो ले सकता है? नहीं ले सकते। वो ले सकता। फिर वो कहेगा जी मेरे पैसे। कहता हाँ इसकी लाइबिलिटी में तेरे को मैं इंक्लूड कर लूंगा। ध्यान से सुनना, इसकी जो देनदारियां हैं उसमें तेरा भी नाम लिख लेता हूं, बट ये प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी तेरे को। बोलो बात समझ आएगी? हाँ। सर कितना मिलेगा? वो तो कहता सब कुछ इतना मिलेगा, 50 मिलेगा 60 मिलेगा, तेरे को मिल जाएगा। समझ आ गई नहीं? तो ये लो है। पढ़ो। इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर इन केस ए सेल इफ द बायर बिकम। अगर आपने पॉइंट ढंग से नहीं समझाना तो दिक्कत देगा आपको, और है बिल्कुल इजी। इफ द बायर बिकम इंसॉल्वेंट। कौन इंसॉल्वेंट हो गया? द ऑफिशियल असाइनी। समझ गए? जो कोर्ट ने अपॉइंट किया बंदा या रिसीवर कैन क्लेम द गुड्स बिकॉज द बायर इज द ओनर ऑफ द गुड्स। बोलो बात सही? द सेलर इज एंटाइटल्ड टू रिटेबल डिविडेंड फॉर द प्राइस ओनली। जो उसका डिविडेंड का मतलब जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट मिलेगी। डिविडेंड का मतलब वो शेयर पे डिविडेंड नहीं है, यहाँ पर ध्यान से सुन लो। डिविडेंड का मतलब क्या है? जो भी उसको पेमेंट मिलेगी रिटेलेबल मतलब प्रोपोर्शनेट, जितनी सबको मिलेगी। मान लीजिए पैसे एसेट्स आई, देखा उसने कि एसेट सारी इसकी 10 लाख की है और देनदारियां इसकी कितनी है? 20 लाख की है। तो कहता भाई 20 तो दे नहीं सकता, 10 ही दे सकते। तो कहता 50% पेमेंट दे दो सारों को। 50% दे दो और 50% क्या होगी? डूबगी। समझ आ गया मेरी बात? तो उसको रिटेबल डिविडेंड कितना मिलेगा? 50%। मतलब जो इतने की उसकी गुड्स उसके 50% पेमेंट मिल जाएगी। बोलो बात समझ आएगी नहीं? क्लियर होगी? अगर मान लीजिए कंपनी है कोई और है, तो बेटा उस केस में सीक्वेंस होता है, पहले इसको पेमेंट मिलेगी, फिर इसको सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, वो आगे फाइनल में आएगा। क्लियर आगे बात समझ? तो कुल मिला के आपने ये सीखा कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया है तो सेल के केस के अंदर भाई साहब उसको ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी थी, तो गुड्स उसके ऑफिशियल रिसीवर को देने पड़ेंगे। हाँ, वो अपनी जो सेल की अमाउंट नहीं मिली उसके लिए दावा कर सकता है, फिर रिसीवर उसको जो जितना मैक्सिमम दे पाएगा वो देगा। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं, तो इसलिए वो गुड्स नहीं ले सकता। क्या नहीं ले सकता? ये लिखा हुआ है इन एग्रीमेंट टू सेल द सेलर इज नॉट बाउंड टू डिलीवर द गुड्स अनलेस द फुल प्राइस ऑफ द गुड्स इज पेड। वो कहेगा गुड्स चाहिए क्या? हाँ, क्या पेमेंट दे दे ले जा। कहते कैसे? कहता पेमेंट नहीं दी हुई। कहता ये ओनर है। कहता कौन? कहता ओनर है। एग्रीमेंट हुआ था, सेल तो अभी हुआ ही नहीं है। हाँ पेमेंट दे देगा तो दे देगा, क्या दिक्कत? तो बिकॉज द ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज स्टिल विद द सेलर। अभी ओनरशिप किसके पास है? सेलर के पास। अब उल्टा केस बनाएगा, अगर कौन इंसॉल्वेंट हो गया? वो सेलर। इंसॉल्वेंट कौन हो गया? सेलर। इफ द सेलर बिकम इंसॉल्वेंट आफ्टर द सेल, मतलब सेल कर दी थी, क्या कर दी थी? और सेलर इंसॉल्वेंट हो गया और गुड्स बायर के किसके पास पड़े हैं?
सेलर के पास। उसका ऑफिशियल रिसीवर आ गया, वो कहता ये गुड्स भी इधर रखो, सेलर के ना हम बेचेंगे। वो कहता हेलो, बाहर आ गया, कहता ये गुड्स दे। कहता क्या हुआ? कहता ये गुड्स मेरे हैं। कहता नहीं, ये तो इसकी दुकान पे थे, हमने पोजीशन में ले लिया, हम बेचेंगे, लोगों को पैसे देंगे। कहता इसके बेचना, मेरे क्यों बेचना, मेरी ओनरशिप है इसकी, पड़े इसकी दुकान में, लेकिन ओनर मैं हूँ उसका। मेरी बात समझ आएगी? तो सेल के केस में वो ऑफिशियल रिसीवर कहता है इसको भी लाइन में लगा बेचने के लिए, नहीं लगा सकता, वो ले सकता है। बोलो सही है कि नहीं है? क्योंकि मेन बात क्या टेस्ट करोगे? If the seller become insolvent after the sale, the buyer can claim the goods from the official assignee or receiver. It is because ownership of the goods within the buyer. क्योंकि ओनरशिप किसकी है? बायर। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं ले सकता बायर, क्योंकि ओनरशिप सेलर की थी। हाँ, उसने कोई एडवांस मनी दे रखी थी। क्या दे रखी थी? तो वो मांगने के लिए अपना नाम लिखवा देगा ऑफिशियल रिसीवर को, वो कहेगा कोई बात नहीं, जितना दे पाऊंगा दूंगा, लेनदारी है ना उसके साथ। If the seller become insolvent after the agreement to sell, the buyer can claim redeemable dividend from the price of the goods if the has already paid. वो प्राइस मांग सकता है, ओके कोई बात नहीं, तेरा नाम भी लिख लेते लिस्ट में, इसके ऐसे बेचूंगा, जो आएगा उसको तेरे को दे दूंगा। बोल बात समझ आएगी? क्लियर हो गया अच्छे से? धन्यवाद। हायर परचेज मैंने कल बता दिया था आपको, आज मैं बता देता हूँ, ध्यान से। मैंने कल बहुत अच्छे से बताया था कि पहले बेटा एग्रीमेंट टू सेल, जो फाइनेंस के कॉन्ट्रैक्ट थे वो क्या बनते थे? एग्रीमेंट टू सेल के। इससे दिक्कत आई तो एक नया एक्ट आया, हायर परचेज एक्ट 1972, 1972। सर 1872 कॉन्ट्रैक्ट है, ये 1972 है। ग्रेच्युटी एक्ट भी 1972 है, आप पढ़ोगे इनकम टैक्स में आएगा। एनीवे, अब अगला हमारा है सेल और हायर परचेज एग्रीमेंट। सुनो बेटा, हायर परचेज एग्रीमेंट में क्या होता है? जिस व्यक्ति ने अपना गुड्स दिया है वो कहलाएगा ओनर। क्या कहलाएगा? और जिसने किराए पर यूज करने के लिए लिया है वो कहलाएगा हायरर। क्या कहलाएगा? ठीक है। हायर परचेज एग्रीमेंट में क्या होता है? ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, उसमें दो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। क्या बनते हैं? एक तो मैं इसको गुड्स यूज करने के लिए रेंट पे दे रहा हूं, किराए पे दे रहा हूं, हायर कर रहा हूं, इसलिए ये हर महीने मेरे को क्या पे करेगा? किराया पे करेगा इंस्टॉलमेंट के रूप में, और ये सारी इंस्टॉलमेंट दे देगा। तो हम इसको एक ऑप्शन देते हैं, किसको? हायरर को। ऑप्शन कि सारी इंस्टॉलमेंट देने के बाद एक ऑप्शन है कि ये गुड्स हम तेरे को क्या कर देंगे? सेल कर देंगे। तो एक कॉन्ट्रैक्ट किसका होगा? एग्रीमेंट टू सेल का। मान लीजिए आप बाइक ली, वो कहता 30 इंस्टॉलमेंट देनी है। देखने में तो आपको ये लगता है कि वो फाइनेंस कराई उसी की है, जो मर्जी बोल लो, वो गाड़ी उसकी मानी जाएगी। किसकी? फाइनेंस कंपनी की, जिसने पैसा फाइनेंस किया है। चला आपने पोजीशन में आपके है, मेरी बात समझे? तो हायर परचेज में दो एग्रीमेंट होते हैं लोग के। एक तो क्या है? हायर परचेज का, जिसमें वो क्या पे करेगा? गुड्स यूज करने के लिए इंस्टॉलमेंट, मतलब किराया, इंस्टॉलमेंट है लेकिन किराया है, वो एक तरीके का पे करेगा, और फिर सभी इंस्टॉलमेंट दे देगा। उसके बाद एक ऑप्शन है किसके पास? हायरर के पास, कि वो उसको क्या कर सकता है? खरीद सकता है। ऑप्शन होता है, ऑप्शन का मतलब विकल्प है, और आपको पता है कोई विकल्प छोड़ता नहीं है। इसने किस्तें भर के चीज लिया, आपको पता है, लेकिन लो में ये है, अच्छा 10 किस्तें भर के कहेगा ये कंपनी ये ले बाइक भी ले जाते, कोई कहता है आज तक? लो में लिखा कि उसको ऑप्शन है। अब ये नहीं है कि ऑप्शन में होता है या तो उसको वापस दे सकता है, रिटर्न कर सकता है कंपनी को, और या खुद ले लेगा। तो खुद ही लेता हमेशा यार। तो कितने एग्रीमेंट होंगे? दो। एक तो हायर परचेज का और एक एग्रीमेंट टू सेल का। मतलब उसकी ओनरशिप जो है ना, वो लास्ट इंस्टॉलमेंट कर देने के बाद कहता मैं इसको सेल करूंगा, उससे पहले सेल नहीं करूंगा। ये लो क्यों आया? मैंने कल बताया था, नहीं तो गुड्स ले ही नहीं पाता था, बीच में किस्त नहीं भरी तो अब गुड्स वापस ले आते ना। कोर्ट कहता नहीं, तूने तो सेल करना ही था, तो इसको सेल, इसको गुड्स दे। तू तो क्या लेने के लिए कर? पेमेंट लेने के लिए काम कर, तुम तो सेल कर दिया इसको। तो उसमें कहता नहीं जी मैं तो किराए पे दी थी चीज, और किराए पे दी हुई चीज तो मैं वापस ले सकता हूं। और एक एग्रीमेंट कर रखा है एग्रीमेंट टू सेल का, और वो कहता है एग्रीमेंट सेल कब होगा? जब सारी किस्तें दे देगा तब होगा। समझा क्या? तो हायर परचेज में कितने एग्रीमेंट होते हैं? सेल में कितना होता है? एक होता है। चलिए, इन ए सेल द सेलर, ये द सेलर दो बार लिखा हुआ है। द सेलर ट्रांसफर द ओनरशिप, ये प्रॉपर्टी आती समझ जाना आप क्या है मतलब यहाँ पे? ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स टू द बायर फॉर ए प्राइस।
एक प्राइस के बदले में वो ओनरशिप ट्रांसफर करता है। अच्छा, ये पता लग गया मेरे को, सेल में होता है ऐसा। हाँ, ए हायर परचेज एग्रीमेंट इज नॉट ए सेल। हायर परचेज एग्रीमेंट सेल नहीं होता है। ओके, वो इज नॉट ए सेल और एक्चुअल सेल। ठीक है, इट इज एन एग्रीमेंट अंडर विच एन ओनर ऑफ गुड्स और आर्टिकल, कहता गुड्स का कौन है ओनर, या कोई आर्टिकल है, कोई थिंग है, कोई गुड्स है, गिव इट ऑन हायर, ऑन ए किस पे देता है, किराए पे देता है, ऑन ए प्रोमिस बाय द हायरर टू पे ए सर्टेन नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ मनी एज हायर चार्ज। क्या ले रहा है उससे, हायर चार्जेस ले रहा है। झूले झूले and the owner gives the hirer an option, क्या बेटा, either to return the article, ऐसा कभी होता नहीं है लेकिन ऑप्शन, ठीक है, return the article or to become owner of it by paying the all the installment of, उसको एक विकल्प दिया जाता है कि भाई साहब तो सारी किस्तें देने के बाद तो इसका क्या बन सकता है, ये तेरी इच्छा, अगर ना बनना चाहे तो मत बनना। अरे भाई सारी किस्तें देने के बाद तो सारे ही बनते हैं, लेकिन लॉ में क्या है, ऑप्शन है, और ये सारे ऑप्शन क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। बोल बात समझे। ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर सेल की डेफिनेशन और हायर परचेज की डेफिनेशन लिखी, ये समझाया था मैंने आपको कल भी और आज भी। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनमें डिफरेंस देखना। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी भी लिख सकता था, लेकिन शुक्र है क्या लिखा है, ओनरशिप। प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ क्या है, बिल्कुल इजी पॉइंट है वो एकदम, ठीक है, इसमें इमीडिएटली हो जाती है। बोलो बेटा, और इसमें सारी इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट, इसमें 1 कॉन्टैक्ट होता है सेल का, और इसमें कितने होते हैं, 2। बोलो आए 2, कौन से, एक तो यूज करने के लिए देगा, और दूसरा जो यूज करने के लिए देता है ना उसको बेलमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेलर, बेली और बेलमेंट। बेलर मतलब जिसने दिया गुड्स, ठीक है, और बेली जिसने रिसीव किया है, और इसको बोलते हैं बेलमेंट। बेलमेंट क्या होता है, सुनो बेटा, बेलमेंट सुनो, बेलमेंट का मतलब कोई चीज आप किसी को यूज करने के लिए देते हो ना, तो अब कहता है इसने इसके पास मोर्गेज कर दी, उसको मोड़ दी तो यूज दी है उसको, लेकिन उसको मोर्गेज वर्ड यूज नहीं करते, क्या करते हैं, बेलमेंट वर्ड। क्या करते हैं बेटा, आपने अपने दोस्त को कार दी, इसने दिल्ली जाना था, आपका अच्छा फ्रेंड था, यार गाड़ी फ्री है, होता है ना अक्सर ऐसा। पहले तो हम कोई बहाना ढूंढते हैं, बोलो गलत है कि सही है, और बहुत ही अच्छा दोस्त है, पता नहीं उसने हमारे लिए क्या क्या किया है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, है ना, जब कोई नहीं आता तो मेरा वो शाम आता है। चलो, तो उसने दे दी भाई, अब उसने उसको चलाया 180, ब्रेकर आया, ये आया, कहता कोई नहीं, अपने कौन से पैसे लगे, वो काम करके लाया, धमाल में देखिए मैं जिगर टुकड़ो हो गया। ध्यान रखना। तो बेलमेंट में आप किसी चीज को किसी को यूज करने के लिए देते हो, ये क्या होता है, बेलमेंट होता है। ये जो बेलमेंट थी दोस्त को दी, ये क्या थी, ग्रेटिट्यूड बेलमेंट। क्या थी, ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट, मतलब निःशुल्क दी है। क्या दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने जाना था माँ चिंतपूर्णी, खट्टू श्याम जी, शाला सर, ज्वाला जी, कांगड़ा जी, चामुंडा देवी, ठीक है, आपने गाड़ी की किराए पे, उन्होंने बोले यहाँ यहाँ जाना, क्या कितने रुपये लगेगा, 15,000 रुपये, ठीक है। अब आप उस गाड़ी को यूज करोगे, ड्राइवर चलाएगा, अब भी बेलमेंट है, उसने अपनी गाड़ी आपको क्या करने के लिए दी है, यूज करने के लिए, प्लस आपको ड्राइवर भी दिया है, समझ रहे हो। तो उसमें क्या कंडीशन होती है, जिस कंडीशन पे आपको उसने यूज करने के लिए दी ना, उसी कंडीशन में करोगे आप बैठे जी, सीट इधर, कहता ये सीट अभी तोड़ के इसको बाहर फेंक देता, क्या ये फुट रेस्ट नहीं, कहता इसको हटा, पंजाब में होता है ना पीछे वो रेस्ट वाला हटाना, कर दिक्कत, उसको हटा देते हैं, नई गाड़ी में हटा देते हैं, वो जो फुट रेस्ट होता है उसको सबसे पहले निकालते हैं कई जने, उसको अलग तरीके की लुक देनी होती है ना, उसने ये निकाल दी, कहता अच्छा ये आगे वाइपर इसको तोड़ दे, कहता भाई साहब तूने यूज करने के लिए टर्म्स कंडीशन ये थी कि आप यहाँ से वहां जाओगे और वहां से यहाँ आओगे, इसमें बैठोगे, इसका यूज करोगे, बस इतना ही था। कहता ये सीट कवर फाड़ सही नहीं है,
खारिश होने लगी बैठने से। मतलब टर्म्स और कंडीशन में ये कहा था कि यूज करेगा तो सीट कवर ही फाड़ देगा। कहता है गियर को साइड में लगा, पैर में अड़ रहा है बार बार मेरे। तो मतलब जिस टर्म्स और कंडीशन, मैं ऐसे एग्जांपल जान के जा रहा हूँ ताकि दिमाग में ये चीज बैठ जाए। बेलमेंट में क्या होता है, जिस टर्म्स और कंडीशन पर गुड्स दिए गए हैं उन्हीं टर्म्स और कंडीशन में गुड्स यूज होते हैं। अगर उसमें गलत यूज करते हो तो आपको बिल्डर को क्या देना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा। ये आगे टॉपिक है मेरे, तो यहाँ से पढ़ा दूंगा तो वहां शॉर्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ आ गया। तो बेलमेंट का मतलब होता है आप किसी को, अच्छा एक बात और, कल मैंने दो बात बताई, जर्नल और स्पेशल बताया था क्या? क्या बताया था जर्नल? किसी को किसी से क्या हुआ, क्या बताया था जर्नल, बताओ है? बेलमेंट में ओनरशिप ट्रांसफर सिर्फ क्या होता है, कब्जा जाता है यूज करने के लिए, समझाया? समझाया। और उस टर्म्स और कंडीशन पे यूज करता है। तो बेलमेंट क्या है, स्पेशल है। समझ आ गई मेरी बात? पोजीशन ऑफ गुड्स इन सेल, द पोजीशन ऑफ गुड्स में रिमेन विद द सेलर। सेलर में बेटा सिर्फ आपको पता है पोजीशन नॉर्मली क्या हो जाता है, ट्रांसफर होता है, और उसके पास रह भी सकता है भाई, गुड्स बाद में डिलीवर करेगा वो, बात समझ आएगी? लेकिन इसके अंदर हायर परचेज के अंदर, हेलो, हायर परचेज के अंदर ओनर के पास पोजीशन होता ही नहीं है। वो बाइक फाइनेंस कराई है, कहता चल तू ही रख ले, फिर ले, अरे यार उसे यूज करने की तो ली है तेरे को। तो हायर परचेज में क्या होता है, पोजीशन किसके पास जाता है, किसके पास, हायरर बोलेंगे यहाँ पर उस बायर को, क्या बोलेंगे? ठीक है। द पोजीशन ऑफ गुड्स मस्ट पास ऑन द हायरर, क्योंकि है ही एग्रीमेंट हायर परचेज, मतलब तू इसको यूज करने के लिए दिए, कहता बाद में ले जाना। सेल में ऐसा हो सकता है कि सेल करके वो वहीं रख देगी, बाद में ले जाऊंगा। लेकिन हायर परचेज स्पेशल आया इसी के लिए कि किसी को आप रेंट लेके चीज को क्या करने के लिए दो, यूज करने के लिए दो, कहते शोरूम में रख दे। क्या कर रहे हो, फिर उसको कहो कि हायर परचेज एग्रीमेंट मत बना यार, अगर तू गुड्स नहीं लेके जा रहा तो। समझाया? गुड्स इसमें कंपलसरी है कि गुड्स किसके पास जाएंगे, हायरर के पास। द पोजीशन ऑफ गुड्स मस्ट पास ऑन द हायर। अब कई बच्चे ना अपना दिमाग लगाएंगे, सर जी मान लो हायर एग्रीमेंट किया हो, 2 महीने ना लेने आए, अब दिमाग खराब करते रहो भैया, मेरा कोई इलाज नहीं है। मैं लो पढ़ा रहा हूँ आपको। हायर परचेज में, हायर परचेज एग्रीमेंट कहाँ होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में हो सकता है 2 दिन बाद लेने आए, तो आप अपना दिमाग बदल खराब मत करना। स्पेशली ये बनाई इसीलिए है कि लोगों को फाइनेंस पे चीज मिल सके और उसको यूज कर सके, लास्ट में वो ओनरशिप ट्रांसफर हो। अब आप किसी शक्ल बदल दोगे सोच सोच के, तो बेटा आपका माइंड खराब हो जाएगा। आप लो को लो के तरीके से पढ़ लो। समझाइए मेरी बात, ध्यान रखना। बताओ हायर परचेज आए किस लिए, कि ताकि ऐसा हो, दिक्कत ना आए, उसको यूज करने के लिए मिले, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद क्या ले, ओनरशिप। ठीक है, हाँ जी, वही हायर परचेज होता है वो। हाँ, ईएमआई जो करा रखी घर पे, कोई भी कराई हुई हो, मान लो आप देखना हायर परचेज एग्रीमेंट लिखा है उसके ऊपर। ठीक है। पोजीशन ऑफ पार्टी, पोजीशन ऑफ पार्टी, मैंने कल ये पूरा आपने लोग की क्लास लगाई बेटा कल, उसमें मैंने बताया ये हायर परचेज ईएमआई वाला, बताया नहीं था बेटा कल आपने? अब आप ईएमआई बोल रहे हो, मैं इंस्टॉलमेंट बोल रहा हूँ, बात देखी होती है। ईएमआई, हाँ नहीं, एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट होती है ईएमआई भाई साहब, मेरे को सब पता है। ई फॉर एवरी, एम फॉर मंथ, आई फॉर इंस्टॉलमेंट। एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट, हर महीने की किस्त, वही इंस्टॉलमेंट होती है। ठीक है। सुनो, ये बात समझ आ गई? इसमें सेलर के पास गुड्स है, लेकिन इसमें जरूरी है किसके पास जाएंगे, या हायरर के पास जाएंगे। उसके बाद टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेलर और बायर कांट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट इफ एनीवन डज सो ही इज लायबल फॉर डैमेज। देखो सेल हो चुकी है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। अगर कोई ब्रीच करता है तो क्या देना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा। बोलो बात समझाएंगे, आ जाओ उधर। ए हायरर, अच्छा एक पॉइंट बीच में रह गया ना, कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे, पढ़ लेंगे। ए हायरर हैज एन ऑप्शन टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हायर एट एनी टाइम। मान लो जी 3 किस्तें भरी, उसके बाद वो किस्त नहीं भरता, तो इसका मतलब क्या कर रहा है, वो टर्मिनेट कर रहा है। जिस कंपनी ने फाइनेंस किया है वो क्या करेंगे, कुछ ले जाएंगे। बोलो गलत है, सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि वो ये कह ही नहीं सकता कि उसने तो किराए पे ली है। एग्रीमेंट में ऐसा लिखा होता है, ओनर कब बनेगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट देने के बाद।
फिर वो कंपनी एनओसी जारी करती है और फिर उसके नाम वो आती है ना। ए हायर हैज एन ऑप्शन टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हायर एट एनी टाइम बट इन सच ए केस द ओनर कैन रिटेन द इंस्टॉलमेंट पेड। अगर उसने तोड़ दिया 3 इंस्टॉलमेंट टर्मिनेट, तो भाई साहब 3 इंस्टॉलमेंट उसके पास थी, वो वापस दे देगा पहली बार, दूसरी बात वो गुड्स भी ले जाएगा। बात समझ आएगी नहीं? ये देखो यही लिखा हुआ है, ओनर कैन रिटेन द इंस्टॉलमेंट। 3 किस्तें किसको मिल गई थी? ओनर को। ओनर वो 3 किस्तें अपने पास रिटेन करेगा एंड क्लेम फॉर द एरियर इंस्टॉलमेंट ड्यू। मान लीजिए 5 किस्तें हो गई थी, कितनी हो गई थी? 3 तो दे दी, 5 इंस्टॉलमेंट हो गई थी टोटल ड्यू, उसमें से 3 दी हुई थी, 2 फिर वो आया कहता 2 होगी। होता ना ऐसा, पहले इंस्टॉलमेंट टूटते थोड़ा ना घर पे आ जाते हैं, वो तो 2-3 इंस्टॉलमेंट टूटने के बाद आते हैं। अच्छा, उस टाइम आया, आपने दिया, गुड्स मिले, वो लेके वापस, फिर 3 किस्तें दी, 2 ड्यू है तो 2 की रिकवरी भी ले सकता है आपसे। बोलो सही है गलत है? और गुड्स भी गए। बात समझ आई कि नहीं आई? उसके बाद देखो ये रह गया पोजीशन ऑफ पार्टी। 4 नंबर पॉइंट, द बायर इज इन द पोजीशन ऑफ द ओनर। बिल्कुल सही है, इसमें बायर ओनर होता है और इसमें बेटा कौन ओनर होता है बताओ? द पोजीशन ऑफ गुड्स मस्ट पास, सॉरी, द हायरर इज ए ऑप्शन ऑफ बेली। वो क्या है? ओनर नहीं होता, वो क्या होता है? बेली। मतलब उसे गुड्स क्या के लिए? यूज करने के लिए लिए, और जिसे दिया वो क्या है? बेलर। ओनर वो है। बोलो बात समझ आएगी नहीं? 6 नंबर पॉइंट, 5 नंबर हो गया ना अपना, 6 नंबर ट्रीटमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। अब बेटा जो उसने दिया है उसमें यहां सेल प्राइस माना जाता है। सेल में क्या माना जाता है? सेल प्राइस। और यहां पर जो उसने इंस्टॉलमेंट दी उसको फाइनेंस चार्ज मानते हैं। क्या मानते हैं? ये पॉइंट डेफिनेशन में भी आगे था, डिफरेंस में भी है। आगे नेक्स्ट, राइट टू रीगेन पोजीशन। पोजीशन वो कहता है रीगेन का मतलब दोबारा से उसका कब्जा, पोजीशन मिलना। सुना बेटा, इन सेल वंस पोजीशन ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर द सेलर कांट रीगेन इट। बोलो सही है गलत है? बिल्कुल सही। जैसे ही सेल हो गई उसका पोजीशन किसके पास चला गया? बायर। तो बायर को एक राइट मिलता है पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट। क्या था? अभी पढ़ा था है? ये नहीं चाहिए मेरे को, राइट ऑफ लेटिन वर्ड, पूरे होल वर्ड के अगेंस्ट है, उससे कोई नहीं ले सकता। बोलो बात समझ आएगी? पढ़ाया था ना। तो एक बार चला गया तो वह सेल के अंदर वापस से दोबारा वो कब्जा नहीं ले सकता। बट शट ओनली कट टू कट। एक बार तो बचा होता बट सट ओनली आलिया भट्ट। चलिएगा, सुन ले बेटा, द ओनर कैन रिगेन द पोजीशन। क्या बेटा? ओनर कैन रिगेन द पोजीशन ऑफ गुड्स until all the installment are paid or until all the installment are paid। कहता है वो तब तक उसको वापस ले सकता है जब तक सारी इंस्टॉलमेंट, जैसे इंस्टॉलमेंट टूटी वो वापस गुड्स मंगा लेगा। जाओ रिकवरी वालों को कहेगा जाओ, बाउंसर रखे होते रिकवरी वाले, मजाक नहीं कर रहा, उनका काम यही होता है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट आर पेड। या हायरर अगर कोई टर्म्स और कंडीशन में क्या करता है? छेड़छाड़ी करता है, तोड़ता है, तो भी गुड्स को क्या ले सकते हैं? वापिस। मतलब इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहा या टर्म्स और कंडीशन को क्या कर रहा है? तोड़ रहा है, तो भी क्या करेगा? टर्म्स और कंडीशन को तोड़ना मतलब आगे बेच दी उसने बाइक, अभी तेरी हुई नहीं थी, तूने बेच कैसे दी? फाइनेंस पे ली थी, आप रीसेल कर सकते हो, लिखा होता है उसमें साफ कि आप इसको रीसेल नहीं कर सकते। अरे वो तो एग्रीमेंट होता है यार आगे का यार, फिर वो लोन ट्रांसफर हो जाता है, वो तो लीगल सारा कुछ होता ही है। तुषार समझ में आया कि नहीं आया? वो तो लीगली सारा ही होता है। मकान पे लोन होता है तो मकान बिकता नहीं, बिकता है, बैंक में जाते हैं, वो कहता जी मैं मकान ले रहा हूँ, ये कहता बेच रहा है, क्या ठीक, क्या जी मेरा लोन इसके नाम ट्रांसफर कर दो, कर देते हैं, हो जाता सारा कुछ। लेकिन वो तो कहता है बताया नहीं, कहता मेरी है, कोई लोन है ही नहीं, कहता इस पे। ऐसे नहीं करते लोग, लोन बताते हैं नहीं, बेच देते, बाद बता लगता इसके ऊपर तो लोन था। वो 420 वाला रोज होता है बेटा, यहाँ मजाक नहीं कर रहा। तहसील में चल जाओ, एक आधा केस मिल जाएगा आपको। चलिएगा, तो इसमें बेटा वो वापस ले सकता है, इसमें नहीं ले सकता। ट्रांसफर ऑफ टाइटल टू द थर्ड पार्टी, ये लोग वापस से थोड़ा डिटेल में आ गया भाई, सेल में थर्ड पार्टी को दे सकता है।
मैंने हालांकि यहाँ टर्म्स और कंडीशन में चेंज नहीं कर सकता ये था, उसके साथ आपको एग्जांपल वो भी दे दिया कि आगे बेच नहीं सकता, उसका अलग से डिफरेंस दे रखा है इसमें। बताओ सेल में थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर सकता है? हाँ, उसमें नहीं, क्योंकि ओनर ही नहीं है वो। चलिए, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट, हाँ सेल में रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। आप गए अंकल एक मैगी वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह का, तो बेटा स्टाम्प पेपर लेके आ, लिख के एग्रीमेंट करेंगे। कहता अंकल है ज्यादा लो पढ़ लिया, ऐसा होता है। सेल कॉन्ट्रैक्ट हर एग्रीमेंट में होता है। फिर तो ये बच्चे वहां बर्गर खाने गए थे तो 100 रुपए स्टाम्प पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बेटा। जिस दिन देव लेने गया था स्पाइसेस आगा पे, बेटा कौन सा 100 रुपए के सामान मंगाया था, एग्रीमेंट करके सेल होगी। तो सेल ओरल भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है, बट हायर परचेज हमेशा क्या होगा, रिटर्न एग्रीमेंट, याद रहेगा ना। The hire purchase contract must be in written and signed by the all parties. Put out रेगुलेटरी, इस पे लगेगा गुड सेल्स एक्ट और उस पे लगेगा हायर परचेज एक्ट। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये आसान है, कॉन्ट्रैक्ट हार्ड था, पिता पिता होता है, बेटा बेटा होता है।